हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने उसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स करने स्टार्ट कर दिए होंगे, और जिनके कंप्लीट होते जा रहे हैं वो मुझे अपने व्हाट्सएप पे भेजते जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बड़े क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है, हालांकि आपने जैसे प्लांट, इसमें जो टॉपिक है वो यही है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने 11th में कर ली थी, और मैंने ही कराई थी, इसलिए जो है आपने कर रखी है। तो सबसे पहले अपने पास में अगर हम विकास के दृष्टि से, ये डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे पास में जो प्लांट है जिसमें कि फ्लावर्स हैं, एंजियोस्पर्म जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे हाई कैटेगरी के प्लांट्स हैं। तो ये जो हाई कैटेगरी के प्लांट्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हर फील्ड में। अगर हम फ्लावर की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व देखें तो अपने को पता है बहुत जगह जो है हम फ्लावर्स का काम लेते हैं। जैसे पहली बात तो है कि निषेचन के बाद में ये किस में बदलता है, सीड में या फ्रूट में, तो हम इसको खाने के लिए हमारे लिए यूज होता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो इससे कई जगह, जैसे क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है तो इसलिए इससे परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आप देखो तो अगर हम इमोशनली देखें तो ये जब कहीं किसी प्लांट में फ्लावर होता है तो इतना कलरफुल, इतना अच्छा लगता है कि वो हमारे इमोशन के लिए भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो अपन इसको धार्मिक रूप से भी बहुत काम में लेते हैं, मंदिर वगैरह में यूज लेते हैं। फिर और भी कई काम है जिसमें हम इसको लिए लेते हैं, किसी को देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। तो इसलिए जो है फ्लावर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और अब हम अगर आप वैसे देखो तो यहाँ पे अगर हम इसके कैरेक्टर देखें तो इसमें आपको 4 चक्र दिखाई देते हैं, 4 वर्ड इसमें दिखाई देते हैं, और इनके आधार पे इसमें अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 उसमें डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सहायक चक्र और एक होता है जनन चक्र, एसेसरी, और एक होता है रिप्रोडक्टिव। तो अगर उसमें भी अगर अपन डिवीजन देखें तो सहायक चक्र में आपको 2 चक्र मिलेंगे। एक तो मिलेगा बाह्य दल का, ठीक है, और एक जो अंदर मिलेगा वो मिलेगा दल का। तो बाह्य दल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल, और अगर हम पूरे चक्र की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। अब ये जो है, अगर आपने गुलाब का फूल देखा हो तो जो उसकी बड होती है, कलिका होती है, उसमें आपको बाह्य दल बड़ा मिलेगा और दल छोटा मिलेगा। तो इसका मतलब कलिका अवस्था में या बड जो फॉर्मेशन होता है उस समय जो कैलेक्स है उसका मुख्य कार्य होता है उसको सुरक्षा देना। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के पत्तियों जैसी संरचना होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जब बड स्टेज में होता है तो ये पूरे फ्लावर पार्ट्स का प्रोटेक्शन करता है। फिर उसके बाद में हम दूसरे पे जाते हैं तो दूसरा क्या होता है, दल, जिसे हम बोलते हैं पेटल। और अगर पूरे चक्र की बात करें, पूरे साइकिल की बात करें तो हम उसे बोलते हैं कोरोला। अगर हम फूल देखें, अगर हम सबसे अट्रैक्टिव, सबसे सुंदर भाग अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है, दल होता है। और इसको हम आइडेंटिफाइंग फीचर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी फूल को उसके पेटल से ही पहचानते हैं, क्योंकि स्टेमन्स भी लगभग एक जैसे होते हैं, बाह्य दल भी एक जैसे होते हैं। तो इसलिए जो है किसी भी चीज को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दल। तो इसका काम भी यही है कि सबसे पहली बात कि जो भी इंसेक्ट हैं, क्योंकि इसमें स्मेल होती है, खुशबू होती है, इसमें कलर होता है, तो जितने भी इंसेक्ट हैं उन इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है, इस दल का होता है। फिर इसके क्योंकि बहुत कलरफुल होते हैं तो इनसे कलर भी निकाला जाता है, परफ्यूम भी निकाला जाता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। उसके बाद में जो तीसरा आता है वो कौन सा आता है, मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि ये इसमें आपको नर जनन अंग मिलेंगे। और आपको पता है पौधे का नर जनन अंग क्या होता है, वो होता है स्टेमन। यानी स्टेमन में अगर आप देखते हो
तो एक स्टेमन है वो बिल्कुल लंबा पतला आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ उसमें आपको एक चौड़ी सी संरचना होती है जिसे हम परागकोश या एंथर कहते हैं, और नीचे एक डंडे जैसी संरचना होती है जिसे हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। फिर उसके बाद में जो चौथा है वो है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें कि जायांग या गाइनोसियम होती है, और इसकी संख्या आपको अधिकतर कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी। कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल जब अपन ये करेंगे तब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिसमें कि एक से अधिक जायांग पाए जाते हैं। बाकी नॉर्मल जो फ्लावर्स हैं उनमें आपको केवल यूनिकार्पल यानी एक ही जो है गाइनोसियम या जायांग यहाँ पर मिलेगी। तो ये कुछ फूल के बारे में हो गया कि हम जब स्टडी करते हैं आकारिकी रूप से तो हमें फ्लावर्स, क्योंकि किसी भी प्लांट का जब प्लांट मैच्योर होता है उसके बाद में निकलता है, तो ये एक मैच्योरिटी ऑर्गन भी है, और इसके निकलने का मतलब है कि फ्लावर अब मैच्योर हो चुका है और अब इसमें सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसकी कहलाती है, फ्लावर्स की, और ये बहुत एडवांस या विकसित अवस्था है, इसीलिए जितने एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हमने सबसे उच्च वर्ग में रखा है। फिर देखो एक वर्ड है यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, ठीक है, जो हम पुष्पों की खेती करते हैं, ये वर्ड भी कई बार आता है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। तो जब हम पुष्प उगाने के लिए या फ्लावर को डेवलप करने के लिए जो खेती करते हैं एग्रीकल्चर में जो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये एक वर्ड है जो अक्सर आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो जो किसी भी फ्लावर है उस फ्लावर का डेवलपमेंट जिस जगह से हो रहा है का, अभी मैंने आपको बताया कि जब मैच्योर हो जाता है प्लांट तो जिस जगह से पत्ती या स्टेम निकलने वाला है उसकी जगह क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है। तो जिन सेल्स से ये डेवलप होता है उन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम या पुष्पीय आद्यक। तो इनकी सहायता से ये धीरे धीरे इनमें डिवीजन होता है और डिवीजन होकर धीरे धीरे इनमें से कई अलग अलग अंग बनने चालू हो जाते हैं, और सबसे पहले कलिका आती है और उसके बाद में मैच्योर होके जो है इसमें फ्लावर्स डेवलप होता है, और इनके अंदर जो है आपको मेल और फीमेल ऑर्गन दिखाई देंगे। तो इस तरीके से एक नॉर्मल जो है आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर करनी है। अब अपन इसको, क्योंकि अपने को सहायक या एक्सेसरी चक्र से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव से मतलब है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेल ऑर्गन। अब मेल ऑर्गन आपको बताया क्या होता है, स्टेमन। तो इसको स्टेमन अपन बोलते हैं, हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। और अगर वैसे देखें तो साइंटिफिक, क्योंकि नाम अलग अलग है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है पुंकेसर, फिर दिया हुआ है लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजिया 4। तो ये भी अगर पुंकेसर अगर कहा जाए तो ये एक तरीके का साइंटिफिक नेम हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है परागकण या पोलन ग्रेन। तो ये नाम किसका हो गया, ये हो गया मेल गैमिट का। तो परागकण क्या हो गया, मेल गैमिट या नर युग्मक हो गया, जिसे आप पोलन ग्रेन बोलते हो। तो इस तरीके से पुंकेसर एक इकाई हो गई, ठीक है। फिर अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, और अगर हम इसका युग्मक का नाम देखते हैं, गैमिट का नाम देखते हैं, तो वो क्या है, परागकण। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम में भी दे रखा है कि कोई भी स्टेमन है तो अधिकतर उसमें आपको इस तरीके से ऊपर एक बड़ा सा भाग दिखाई देगा जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं, और नीचे एक डंडी जिससे ये जुड़ा रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट या तंतु। अब यहाँ पे देखो अधिकतर अगर आप फ्लावर्स देखोगे तो उन में आपको जो परागकोश है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ। तो ये जो भाग हैं इन भाग को हम क्या बोलते हैं, पाली या लोब। तो अधिकतर जो फ्लावर्स हैं उनके स्टेमन्स के जो एंथर होते हैं वो होते हैं बाई लोब्ड, द्विपालित, ठीक है। और कुछ में आपको एक भी मिलेगा, यूनी लोब्ड भी मिलेगा। जैसे अगर आप गुड़हल का ये देखोगे तो उसमें आपको स्टेमन कैसा मिलेगा, यूनी लोब्ड, यानी एक ही आपको मिलेगा। तो अधिकतर अपने को क्या मिलते हैं, द्विपालित या बाई लोब्ड। फिर अगर हम इसका जो परागकोश है इसका ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटे,
जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी चीज की आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, इसको अगर अपने को अंदर से देखना है तो हम इस तरीके से इसको कट करते हैं। तो ये वाला जो कटिंग है, इस कटिंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट या ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से अगर ये हम इसको यूं खड़ा काटें, ठीक है, जैसे अपन जब सलाद वगैरह की कटिंग करते हैं तो एक तो गोल काटते हैं, एक हम लंबा काटते हैं। तो जो लंबा काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन, और जब हम गोल काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। तो जब हम इस एंथर का अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ये बाइलोब्ड तो है, तो 2 लोब तो हमें वैसे ही दिखाई देगी, और फिर उसके बाद में जब हम अंदर की तरफ देखेंगे तो हर लोब में आपको 2-2 चक्र से दिखाई देंगे, यानी कि वो क्या हो गए, उनके अंदर कोष्ठ बोलते हैं उसको। तो 1 में 2, तो 2 में कितने हो गए, 4। तो आपको कोष्ठी 1 दिखाई देगा, और 2 के बाद में आपके कितना दिखाएगा, 4 कोष्ठ। तो ये जो कोष्ठ हैं, इन कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकतर जो पौधे होते हैं उनमें सबसे पहली बात कि बाइलोब्ड होते हैं, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कितने हो गए, 4। तो जब भी हम किसी भी इसका एंथर का अगर हम चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो हम उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यही माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जिनमें कि जब मैच्योर हो जाता है तो इसी के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर, लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब ये अपने को एक स्टेमन में 4 दिख रही है, तो अपन एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसकी संरचना देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो है एक गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, डायग्राम में भी आप देखो। और इसको भी अगर हम डिटेल में देखते हैं तो इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। बाहर एक वॉल है, भित्ति है, तो उसे हम बोलते हैं पराग भित्ति या पोलन वॉल, और फिर अंदर की तरफ इसमें ऊतक भरे रहते हैं जिसे हम बोलते हैं बीजाणु जनक ऊतक या स्पोरेजिनस टिश्यूज। तो स्पोरेजिनस टिश्यूज, तो इस तरीके से सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं तो उसमें हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहर की तरफ एक भित्ति दिखाई देती है जिसे पराग भित्ति, और अंदर की तरफ जो होती है एक ऊतक दिखाई जाते हैं जिसे हम बीजाणु जनक ऊतक कहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ डायग्राम में देखो कि पराग भित्ति जो है इसमें भी 4 आपको आवरण दिखाई दे रहे हैं, 4 आपको लेयर्स, परतें दिखाई दे रही हैं। सबसे बाहर की तरफ जो परत है वो परत कहलाती है बाह्य त्वचा, या आप इसको एपिडर्मिस भी कह सकते हो। फिर उसके बाद, और ये आपको बिल्कुल सिंगल लेयर मिलेगी, और इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना, यानी कि चारों तरफ से ये सुरक्षा करती है और आपस में बिल्कुल सटी हुई होती है। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ देखोगे तो एक परत और है इसके, जिसे हम बोलते हैं अंत्यस्थीसियम या एंडोथीसियम, और ये भी आपको एक सिंगल परत के रूप में दिखाई देगी। फिर उसके बाद में उसके अंदर आपको 3-4 परतें एक साथ दिखाई देंगी जिसे हम बोलते हैं मध्य परत या मिडिल लेयर। फिर उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, और ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम का जैसे हमारे शरीर में अपरा का या प्लेसेंटा का कार्य होता है, वही कार्य यहाँ पर किसका होता है, स्टेपिटम का। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि अंदर की तरफ बहुत सारे ऊतक होते हैं जिसको स्पोरोजिनस टिश्यूज कह रहे हैं, बीजाणु जनक ऊतक कह रहे हैं। तो इन्हीं से पराग कण बनेंगे, और इन पराग कणों को पोषण कौन देता है, टेपिटम देता है। अब ये जो टेपिटम है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह में देखोगे तो ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि
अपनी जगह पे ही रहते हैं और इनसे जो भी पदार्थ हैं वो परागकण तक पहुंचाए जाते हैं डिफ्यूजन से, तो उसे हम बोलते हैं स्त्रावी या सिक्रेटरी टेपिटम। और कुछ टेपिटम ऐसे होते हैं जो कि टूटकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम। और ये परागकण के पास जाकर जो है परागकण को पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। तो ऐसी जो टेपिटम है उस टेपिटम को हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रकार की। जैसे अमीबा आपको पता है कि वो इस तरह से कोई संरचना नहीं होती, तो उसी तरीके से ये भी टेपिटम में ये टूटकर अलग हो जाती है और अलग होके परागकण के पास जाकर वहां पर न्यूट्रिशन देती है। तो ये तो एक काम है। बाकी जो टेपिटम है उस टेपिटम के भी और भी कार्य हैं। एक तो पोषण का हो गया, उसके बाद इनसे विशेष प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और ये भी परागकण के जो विकास है उस विकास में सहायक होता है। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ जो है बीजाणु जन ऊतक पाया जाता है, जिससे कि निर्माण होता है किसका, परागकण का। ठीक है, अब ये जो परागकण का निर्माण है, इस परागकण के निर्माण की क्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोजेनेसिस। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी बीजाणुजन कोशिका है वो सारी अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वो परागकण के निर्माण में सहायक होती हैं। तो ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ देखो आप देख भी लो, इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि ये 2N होती है जिसको हम माइक्रो मदर सेल्स कहते हैं। और इन्हीं में अर्धसूत्री या म्योसी डिवीजन होता है, जिससे 4 परागकण बनते हैं, लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट, आप जो भी कहना चाहो। तो सिंपल सी प्रोसेस है माइक्रोजेनेसिस, यानी परागकण का या पोलन ग्रेन्स का बनना। और इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस होगा, जो माइक्रो मदर सेल है वो अर्धसूत्री या म्योसी डिवीजन करेगी और डिवीजन करके 4 परागकण को बनाएगी, और यही परागकण क्या कहलाएंगे, नर युग्मक। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। मैंने कल भी आपको बताया था कि जनन मतलब यहाँ पर है बनना, तो यहाँ पे नर युग्मक बन रहे हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोजेनेसिस। अब यहाँ पे देखो जो प्लांट है ये एंजियोस्पर्म, इसमें ही एक विशेष संरचना पाई जाती है कि ये चारों परागकण हमेशा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसलिए इस जो जुड़ी हुई संरचना है, इस जुड़ी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, चतुष्ट या टेट्राड। अब हालांकि आपके इसमें नहीं है, फिर भी ये जो संरचना है, ये संरचना आपको अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके की दिखाई देगी। यानी ये जो 4 लघु बीजाणु हैं, ये बीजाणु कहीं आपको गोल रूप में दिखाई देंगे, कहीं आपको एक लाइन के रूप में दिखाई देंगे, कहीं आपको टी रूप में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इनकी संरचना कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसलिए टेट्राड भी जो है, अगर आप नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के टेट्राड भी आपके कोर्स में आएंगे, लेकिन अपने एनसीईआरटी में नहीं है। फिर उसके बाद में देखो, अब अपन जो परागकण है, ये परागकण जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद में अगर आप संरचना देख रहे हो, बुक में भी आप देखिए कि जब परागकोश मैच्योर हो जाता है तो वो बीच में से फट जाता है, और फटने के जगह आपको दिख भी रहा है परागकण इसमें से बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ओष्ठ कोशिका या लिप सेल्स। जैसे हमारे होंठ होते हैं उसी तरीके से होती है, तो इनको लिप सेल कहते हैं। तो इनके अलग होने से परागकण यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परागकोश स्फुटन या डाइसेंस ऑफ पोलन
सैक, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाहर निकलते हैं और इस क्रिया में इम्पॉर्टेंट जो होती है वो कौन लेती है, एक तो एंडोथीसियम और एक मिडिल लेयर, यानी कि अंतस्थीसियम और मध्य परत है, वो दोनों भाग लेती हैं। और क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्व करती हैं और एब्जॉर्व करके इसमें से इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, आर्द्रता ग्राही होती हैं या हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया यहाँ पर होती। तो आज मैं इतने करा रही हूँ। अब कल अपन इसके परागकण की संरचना वगैरह पढ़ेंगे। तो जितना मैं आपको कराती जा रही हूँ, 15 या 20 मिनट का लेक्चर होता है, तो उसको थोड़ा सा आप ढंग से करते जाइए। ओके, थैंक यू।